नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम है, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का, जेवीटी का, सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो अपकमिंग, जहां पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं What was the approximate increase in male literacy rate in हिमाचल प्रदेश between 2001 and 2011? तो बोलते हैं 2001 से 2011 इन दोनों जनगणनाओं को अगर हम कंपेयर करते हैं तो पुरुषों का साक्षरता दर था, उसमें कितनी वृद्धि हमें देखने को जो है वो मिलती है। लिटरेसी रेट के बारे में हमने जो है वो अक्सर क्वेश्चंस पढ़े हैं। पहले मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा सारा ही डाटा। 2011 और 2001 की जनगणना के अनुसार हम देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो पूरा हिमाचल का ओवरऑल लिटरेसी रेट था वो था 82.80%। इसके बाद जो मेल लिटरेसी रेट हिमाचल का था वो था 89.53%। जो फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ का था वो था 75.93%। ठीक है। और जो 2001 की जनगणना थी, 2001 की जनगणना के अनुसार जो था वो हिमाचल का लिटरेसी रेट था 76.48%। 76.48% था। और जो मेल लिटरेसी रेट था वो कितना था, वो था 85.53%, 85.35%। और जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो कितना था 2001 की जनगणना के अनुसार, वो था 67.42%। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि कितना इंक्रीज हमें देखने को मिला मेल की श्रेणी में, पुरुषों की श्रेणी में हम बात करते हैं तो ये 4.18% था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। परंतु आपका सर्च यहीं पर ही नहीं रुकना चाहिए, आपको फीमेल के बीच में भी पता होना चाहिए कि फीमेल में कितना इंक्रीज था वो हुआ था। अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट में बात करते हैं तो फीमेल लिटरेसी रेट में ये कितना इंक्रीज हमें देखने को मिला था, ये हमें 8.51% का इंक्रीज देखने को जो था वो मिला था। और वैसे ही अगर आप ओवरऑल लिटरेसी रेट में देखते हैं तो ओवरऑल लिटरेसी रेट में कितना इंक्रीज हमें देखने को मिला था। ओवरऑल लिटरेसी रेट में जो है वो हमें पहले तो हमें 2001 में जो था वो 76.48 और 2011 में जो था वो 82.80% जो था वो देखने को मिला था। तो इसमें डिफरेंस कितना आता है, इसमें डिफरेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली में हम बात करेंगे 6.32% जो है वो ये डिफरेंस जो है वो आ जाता है। 6.32% जो है ये डिफरेंस आता है। तो ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है, या फिर इंक्रीज आपने ध्यान रखना है कि कितना इंक्रीज जो है वो हुआ है। ठीक है, ये डाटा नहीं भूलना चाहिए, बस आंकड़े याद करने हैं। जब आपसे इंक्रीज पूछा जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा मैथ नहीं था, इतना सा ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में रियासतों की स्थापना की सही कालानुक्रमित क्रम से जो पहचान कीजिए कि किस रियासत की स्थापना पहले हुई, फिर उसके बाद किसकी हुई, उसके बाद किसकी हुई, ऐसे जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर मंडी दिया गया है, कुल्लू दिया गया है, सुकेत दिया गया है। ये तीनों ही रियासतें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें देखने को मिलता है जो हिमाचल में त्रिगर्त था वो सबसे पुराना हुआ करता था। त्रिगर्त जिसको कांगड़ा भी बोलते हैं वो सबसे पुराना हुआ करता था। त्रिगर्त के बाद वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट हिमाचल की जो है वो कुल्लू जो है वो आ जाता है। तो कुल्लू जो है वो सबसे ओल्डेस्ट इनमें से है। कुल्लू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विहंग मणिपाल के द्वारा जो था वो कुल्लू की स्थापना जो था वो की गई थी। और इसकी स्थापना जो था वो 1st सेंचुरी एडी में ही जो था वो कर दी गई थी। 1st सेंचुरी एडी में ही इसकी स्थापना लगभग कर दी गई थी कुल्लू की, ये कहा जाता है। कुल्लू के बाद जो था वो सुकेत की स्थापना जो था वो की गई थी। आप कैसे याद रखेंगे कि सुकेत की गई थी या मंडी की गई थी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुकेत की शाखा है मंडी, तो शाखा है जब मंडी तो सुकेत की स्थापना पहले हुई, मंडी की बाद में जो था वो हुई थी। सुकेत की स्थापना जो था वो किसने की थी और कब की थी, सुकेत की स्थापना जो था 765 ईस्वी में की गई थी और इसकी स्थापना राजा वीरसेन के द्वारा जो था वो की गई थी। और वैसे ही हम मंडी की बात कर लेते हैं। मंडी की स्थापना जो था वो किसने की थी, मंडी की स्थापना जो था वो की गई थी बाणसेन के द्वारा जो था वो मंडी रियासत की स्थापना की गई थी। और बाणसेन ने जो था वो लगभग 1278 से 1340 के बीच में जो था वो मंडी की स्थापना की थी, या फिर इसके दौरान जो था वो इसने मंडी में राज किया था। मंडी शहर की स्थापना किसने की थी, वो राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। 1527 में जो है वो राजा अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना जो था वो की थी। तो इस तरह से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका यहाँ पर बनता है। सबसे पहले कुल्लू की स्थापना हुई, फिर सुकेत की हुई, फिर मंडी की हुई। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक और बात मैंने आपको यहाँ से ये बताई कि सुकेत जो है वो एक पुरानी रियासत है और सुकेत की शाखा है आगे चलकर मंडी। ये भी ध्यान रखना है आपने कि सुकेत की शाखा है मंडी। इतना यहाँ से आपने ध्यान रख लिया, इतना ध्यान रख लिया तो वो याद रखने के लिए काफ़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। बोलते हैं व्हेन वाज द
जागीरदार ऑफ कुटलहर कॉन्फेर्ड द टाइटल ऑफ राजा बाय ब्रिटिश। तो बोलते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कुटलहर के जागीरदार को राजा की उपाधि कब दी गई थी। तो अगर हम बात करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो है वो जागीरदार जो कुटलहर के हुआ करते थे उनको राजा की उपाधि जो था वो कब दी गई थी। तो कुटलहर की बात करना भी ज़रूरी है। कुटलहर जो है वो हमें जानने को मिलता है कि ये लगभग 1909 के आसपास की बात है। कौन से ईयर की बात है? 1909 के आसपास की बात है, जब कुटलहर के जागीरदारों को जो था वो अंग्रेजों के द्वारा राजा की उपाधि जो था वो दी गई थी। कुटलहर की बात कर लेते हैं। कुटलहर जो है वो हमें प्रेजेंट टाइम में ऊना रियासत, ऊना जिले में देखने को मिलता है। वैसे जो था वो कांगड़ा से टूटकर ये बना था और कांगड़ा की जो छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी उसमें कुटलहर जो था वो इन टर्म ऑफ एरिया सबसे छोटा जो था वो हुआ करता था। कुटलहर की स्थापना जो था वो जसपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। जसपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और अपनी राजधानी कोट कहलूर में जो था वो इसने स्थापित जो था वो की थी। कुटलहर रियासत का जो उत्तरी प्रांत था वहाँ पर चौकी पर जो था वो 1758 में जो था घमंड चंद के द्वारा भी कब्जा कर लिया गया था। संसार चंद ने भी कुटलहर पर कंट्रोल किया। 1786 में संसार चंद ने कुटलहर पर कब्जा कर लिया था। बाद में चलकर जब गोरखा अटैक करते हैं संसार चंद के ऊपर, तब कुटलहर जो था वो आज़ाद हुआ था संसार चंद के चंगुल से। और उसके बाद 1809 में ये सिखों के अधीन आ गया था। कुटलहर के एक राजा हुआ करते थे नारायण पाल। इन्होंने जो था वो 1825 में रणजीत सिंह से जो था वो कोट वालवा किले के लिए जो था वो युद्ध भी किया था। और कुटलहर 1909 में यहाँ के जो जागीरदार हुआ करते थे अंग्रेजों के द्वारा जो था वो उनको जो था वो राजा की उपाधि दे दी गई थी। कुटलहर के जो अंतिम राजा हुआ करते थे वो वृज मोहन पाल जो था वो हुआ करते थे। कुटलहर रियासत के राजा एक विक्रम सिंह भी हुए। विक्रम सिंह ने 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो था वो विद्रोह किया था। ये भी ध्यान रखना है आपने कि किसने विद्रोह किया था। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं, इनफैक्ट बनते भी हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं हु वॉज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ फर्स्ट हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो पहली विधानसभा गठित की गई थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे, उसके जो था वो डेप्यूटी स्पीकर कौन थे। तो डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पर पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। स्पीकर नहीं पूछा गया है, डेप्यूटी स्पीकर पूछा गया है। तो ये कौन थे? ये कृष्ण चंद्र थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कृष्ण चंद्र जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर बने थे। कब से लेकर कब तक? 1952 में ये बने थे और 1956 तक जो था ये रहे थे। और दूसरे जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन बने थे, कब से लेकर कब तक रहे थे? विद्याधर जो था वो बने थे, वो 1956 से लेकर 1962 तक जो था वो रहे थे। तीसरे कौन बने थे? तीसरे जो था वो तपिंदर सिंह बने थे, वो 1963 में बने थे, 1967 तक जो था वो रहे थे। वैसे ही ये बड़ा लंबा ऑर्डर हमें देखने को जो है वो मिल जाता है। ये तो हम डेप्यूटी स्पीकर की बात कर रहे हैं, आगे चलकर स्पीकर की बात भी करेंगे, परंतु यहाँ से एक और बात याद रखनी है कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के क्या कोई डेप्यूटी स्पीकर हैं? अगर हैं तो वो कौन है? प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो डेप्यूटी स्पीकर है उनका नाम विनय कुमार है। विनय कुमार जो है वो एमएलए भी हैं। तो एमएलए विनय कुमार अगर हैं तो एमएलए कहाँ से हैं? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। विनय कुमार जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जो रेणुका जी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से जो है ये एमएलए हैं, ये ध्यान रखना है। और ये पता होना चाहिए कि रेणुका जी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है ये एमएलए हैं और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो कितने विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो वहाँ पर आती हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 5 जो है वो विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अभी 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं ये भी तो पता होना चाहिए। देखो 5 विधानसभा क्षेत्र में एक तो आपने पढ़ लिया ये रेणुका जी, इसके अलावा जो है वो एक नाहन आता है, एक पौंटा साहिब आता है, एक शिलाई आता है, एक पच्छाद आता है। तो 5 विधानसभा क्षेत्र में एक श्री रेणुका जी, एक नाहन, एक पौंटा साहिब, एक शिलाई, एक पच्छाद। इनके बारे में इतना सा आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज महामलेश्वर महादेव टेम्पल। तो बोलते हैं कि जो महामलेश्वर महादेव टेम्पल है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। तो ये कहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थित है। ये मामलेश्वर महादेव टेम्पल है। मामलेश्वर महादेव टेम्पल, एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन शायद मैंने गलत कर दी, परंतु अभी ठीक है। ये मामलेश्वर महादेव टेम्पल है। मामलेश्वर महादेव टेम्पल जो है वो मंडी जिले में आता है। मंडी के भी करसोग क्षेत्र में जो है ये आता है। तो मंडी के करसोग क्षेत्र में आता है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में तो हमने बहुत सारे टेम्पल जो है वो पढ़ रखे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमने कौन कौन से टेम्पल पढ़ रखे हैं, उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी में भूतनाथ टेम्पल जो है वो पढ़ रखा है, जो कि शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। प्राच्य टेम्पल हमने पढ़ रखा है, जो कि पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। बाणसेन के द्वारा इसको बनवाया गया था। हमने तारना देवी टेम्पल पढ़ रखा है, जिसको श्यामा काली मंदिर भी बोलते हैं। डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है। माधवराय टेम्पल भी हमने पढ़ रखा है। भगवान माधवराय जी का मंदिर
जो है वो 1705 में बनवाया गया था। ये राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। सूरज सेन के बारे में आपने पढ़ा है कि सूरज सेन ने जो था वो अपना राजपाट भी जो था वो भगवान माधवराज जी को सौंप दिया था और उनके सेवक बनकर जो था ये प्रजा की रक्षा जो था वो करते थे। पंचवक्रत्व टेम्पल भी जो है वो मंडी में स्थित है। 14th सेंचुरी के आसपास ही मंदिर जो था वो बना था। पंचवक्रत्व टेम्पल उस टाइम जो था वो ज़्यादा चर्चा में आया था जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आया था मंडी में, तब ये चर्चा में आया था। अगर आपको ध्यान हो, अगर आप गिरिराज पत्रिका को कंटिन्यूसली देखते हैं और ध्यान से देखते हैं तो मामलेश्वर टेम्पल के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ रखी है। ये करसोग में जो है वो स्थित है और इसको महाभारत के साथ जोड़ा जाता है कि पांडवों के द्वारा जो था वो यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती थी और आज भी यहाँ पर गेहूं का एक दाना जो है वो बहुत बड़ा दाना है जिसका वजन लगभग 250 ग्राम के आसपास है, वो यहाँ पर जो है वो है। और हमने ये भी पढ़ा है कि इस मंदिर में एक धूना भी है। ये धूना जो है वो निरंतर जो है वो जलता रहता है। भीम का ढोल है यहाँ पर, एक भीम का विशालकाय ढोल भी जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तो ये सारी बातें हमने गिरिराज पत्रिका में स्टोरी के फॉर्म में पढ़ी थी और क्वेश्चन के फॉर्म में भी पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम जैसे कि टीजीटी, जेबीटी या फिर आप सब इंस्पेक्टर जैसे किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी को जो है वो एक अच्छी शेप मिल सके और अपनी गलतियों को आप टाइमली इंप्रूव कर सकें और उनके ऊपर काम भी कर सकें। तो 2, 4, 5, 6 नंबरों की कमी रह जाती है एग्जाम में, वो कैसे रहती है? वो तभी रहती है जब प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती, प्रॉपर रिवीजन नहीं होता, अपनी कमियों के ऊपर काम नहीं होता। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज टाइमली ज्वाइन की होगी और अपनी कमियों के ऊपर काम किया होगा तो डेफिनेटली आप उन गलतियों को जो है वो इम्प्रूव कर पाएंगे और मेरिट लिस्ट में आपको अपना नाम कहीं ना कहीं पर जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अंडर हुज सब्जुएशन वर द राणाज एंड ठाकुर ऑफ लाहौल बिफोर द 10th सेंचुरी। तो बोलते हैं 10वीं शताब्दी से पूर्व लाहौल के जो राणा थे और ठाकुर थे वो किसके अधीन थे? अगर हम बात करते हैं 10वीं शताब्दी से पूर्व, तो 10वीं शताब्दी से पूर्व लाहौल के जो राणा थे, लाहौल के जो ठाकुर थे वो किसके अधीन आया करते थे? ये जो था वो लद्दाख के अधीन जो था वो आया करते थे। लद्दाख ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखो लाहौल स्पीति के बारे में जो है हम बहुत कुछ पढ़ते हैं परंतु हम पढ़ते हैं वो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट से, इसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कम देखने को मिलता है। कहा जाता है लगभग 8वीं सदी में जो है वो लाहौल कश्मीर का भाग जो था वो बन गया था और कश्मीरी कला का प्रभाव भी जो है वो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लद्दाख के राजा हुआ करते थे जिनका नाम लाचन उत्पल हुआ करता था, इनके द्वारा भी जो था वो यहाँ पर शासन किया गया और लगभग कहा जाता है कि 1080 से 1110 के बीच में जो था ये इनका कंट्रोल यहाँ पर जो था वो रहा था। तो लाहौल का भी यहाँ पर कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, कश्मीर का भी देखने को मिलता है। कश्मीर की तो शैली भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक मंदिर है मृकुला देवी का मंदिर, माता मृकुला देवी का मंदिर जो है लाहौल स्पीति में आता है और उसमें जो है कश्मीरी कला का नमूना भी देखने को मिलता है, प्रभाव भी देखने को मिलता है। बाद में कुल्लू के साथ इसको जोड़ा गया, बाद में चलकर जो है वो अलग अलग रियासतों का जो है वो यहाँ पर कंट्रोल रखा। जैसे कि कुल्लू के राजा जगत सिंह हुआ करते थे, उनके समय में लाहौल कुल्लू का भाग हुआ करता था। 1681 में मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण कर दिया था और बाद में चलकर हमें पता चलता है कि कुल्लू के राजा हुआ करते थे विधि सिंह, इन्होंने जो है वो मुगलों की मदद की थी और मुगलों की मदद से जो था वो लाहौल के ऊपरी क्षेत्रों पर जो था वो कब्जा कर लिया था। कुल्लू के राजा मान सिंह हुआ करते थे, इनके द्वारा यहाँ पर गोंदला कैसल भी बनवाया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गोंदला कैसल जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो भी ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इस तरह से घुमा फिरा कर बनते रहते हैं एग्जाम में, इतना सा यहाँ से आपने ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अब देखो स्टेटमेंट्स आप आराम से पढ़ना, फिर आप गैस कर लेना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, फिर हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट में बोलते हैं घानवी परियोजना के बारे में। बोलते हैं ये घानवी हाइडल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन सतलुज रिवर बेसिन, की ये जो घानवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है ये जो है सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो स्थित है, ठीक है। और दूसरी में बोलते हैं जिप्सा डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, की ये जो जिप्सा डैम परियोजना है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि टोटल कैपेसिटी ऑफ जिप्सा डैम प्रोजेक्ट इज 300 मेगावाट, की 300 मेगावाट की ये टोटल कैपेसिटी है इसकी। अब आप गैस कर लीजिए कि कौन सी जो है वो स्टेटमेंट सही है। ये आपके पास ऑप्शंस जो है वो दिए हुए हैं, आपने गैस कर लिया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर सही हैं, कौन कौन सी गलत है। घानवी परियोजना की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये क्या सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है? देखो घानवी परियोजना जो है सतलुज रिवर बेसिन पर ही बनी हुई है, ये सही बात
बात है। हमारे पास घानवी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि 22.50 मेगावाट का है। घानवी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी हमें देखने को मिल जाता है जो कि 10 मेगावाट का है और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो आते हैं, सतलुज रिवर बेसिन पर ये बने हुए हैं। पहली स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही दी गई थी। आगे दिया गया है जिस्पा डैम के बारे में, क्या ये चंबा में स्थित है? देखो जिस्पा डैम की बात करते हैं तो ये चंबा में स्थित नहीं है, ये नहीं है चंबा में, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। ठीक है, लाहौल स्पीति में आता है और ये चेनाब रिवर बेसिन पर जो है वो बना हुआ है। कौन से रिवर बेसिन पर? चेनाब रिवर बेसिन पर ये बना हुआ है। टोटल कैपेसिटी क्या इसकी 300 मेगावाट है, बिल्कुल सही बात है, टोटल कैपेसिटी इसकी 300 मेगावाट ही जो है वो आती है। आपने जान लिया कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स गलत थी, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत थी, और कौन कौन सी सही थी, तो पहली और तीसरी सही थी। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, तो आपको पता चल गया। अब आपने यहाँ से इन स्टेटमेंट्स के बारे में जान लिया, सही भी कर लिया और डिटेल से भी जान लिया। हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, हम यहाँ से सिर्फ इतना सही ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जैक्टली ध्यान रह गया तो सीधा 2 नंबर पक्के करेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गए हमारे क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में भी बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं पंडित जयवंत राम वॉज स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1951-52 टू 1956-57 की। बोलते हैं जयवंत राम हिमाचल प्रदेश के जो था वो विधानसभा के स्पीकर थे 51-52 से 56-57 तक ये थे। हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो पहले स्पीकर थे उनका नाम जयवंत राम ही था। बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट सही है। और ये 1951-52 से 56-57 तक ही थे, ये भी सही बात है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो दूसरे स्पीकर बने थे वो कौन बने थे? वो जो था वो करम सिंह बने थे और 1956 में बने थे 56 से लेकर 52 तक जो था ये रहे थे। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। ये एमएलए कहाँ से हैं? तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा से जो है वो एमएलए हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा का कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से ये एमएलए हैं? डिस्ट्रिक्ट चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र से जो है ये एमएलए हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा में कितने विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो आते हैं? डिस्ट्रिक्ट चंबा में भी आपने ध्यान रखना है कि कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। 5 में जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो चंबा क्षेत्र है वो खुद आता है, एक भटियात आता है, एक यहाँ पर भरमौर आता है, एक चुराह आता है और एक ढलौजी आता है। तो ये 5 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर जो है वो आते हैं। आगे बोलते हैं श्रीमती शीला कौल वॉज स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा फ्रॉम 1991 टू 1992 टू 1993-4। बोलते हैं शीला कौल भी जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्पीकर थी और इनका कार्यकाल 1991 से लेकर 1994 तक रहा था। देखो शीला कौल स्पीकर नहीं थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, तो ये स्टेटमेंट गलत आपके पास हो जाएगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो पहली महिला स्पीकर बनी थी उनका नाम विद्या स्टोक्स था। तो विद्या स्टोक्स 1985 में स्पीकर बनी थी और 1985 से 1990 तक जो था ये स्पीकर रही थी। श्रीमती शीला कौल का नाम यहाँ पर नहीं आता। हमारे पास जो यहाँ पर नाम आता है वो शीला कौल का नाम नहीं आता, हमारे पास विद्या स्टोक्स का नाम आता है। शीला कौल का नाम हमारे पास जो है वो राज्यपाल की श्रेणी में आता है। ये हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और 1995 में ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और 1996 तक जो था ये राज्यपाल रही थी श्रीमती शीला कौल। तो ये आपने ध्यान रखना है शीला कौल के बारे में भी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहली तो हमारे पास सही थी, दूसरी गलत थी, ओनली 1 इज करेक्ट, ये हमारे पास सही आंसर इसका हो जाएगा। अब कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए, रहना भी नहीं चाहिए डाउट। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। बोलते हैं सत्यानंद स्टोक्स एबोलिश्ड बिगार इन 1921 इन कोटगढ़। तो बोलते हैं सत्यानंद स्टोक्स ने 1921 में कोटगढ़ क्षेत्र में बिगार की प्रथा जो था इसको समाप्त जो था वो किया था या फिर इसमें योगदान दिया था। आगे बोलते हैं जनरल एंशन वॉज कमांडर ऑफ चीफ ऑफ शिमला हिल्स एट द टाइम ऑफ रिवल्ट ऑफ 1857 की जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो शिमला का जो पहाड़ी क्षेत्र था उसके प्रमुख कमांडर जनरल एंशन जो था वो हुआ करते थे। तीसरे में बोलते हैं पीपल ऑफ हिंडूर रिवल्टेड अगेंस्ट हिज मिनिस्टर नरोत्तम इन 1862 कि हिंडूर के लोगों के द्वारा जो था वो 1862 में अपने मंत्री नरोत्तम के खिलाफ जो था वो विद्रोह जो था वो किया गया था। हम यहाँ पर आपने गैस कर लिया होगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन कर हर एक स्टेटमेंट को कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी कौन सी गलत होगी। सबसे पहले सत्यानंद स्टोक्स की बात हो रही है। इनको सैम्यूल इवान स्टोक्स भी बोला जाता था और इनके द्वारा जो था वो कोटगढ़ क्षेत्र में बिगार की प्रथा को समाप्त करने में काफ़ी अहम
रोल जो था वो निभाया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। 1921 में ही इन्होंने यहाँ पर बेगार की प्रथा को समाप्त करने में अपना योगदान दिया था। पहली स्टेटमेंट में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट है कि जनरल एंसन जो था वो कमांडर हुआ करते थे शिमला हिल्स के जब 1857 का विद्रोह हुआ था। देखो 1857 के विद्रोह की बात की जाए तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो शिमला के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनके जो कमांडर हुआ करते थे वो जनरल एंसन ही जो था वो हुआ करते थे। ये स्टेटमेंट भी सही दी गई है। 1857 के विद्रोह के टाइम जो था वो शिमला के जो कमांडर हुआ करते थे, कमांडर ऑफ चीफ शिमला पहाड़ियों के, वो जो था वो जनरल एंसन हुआ करते थे। और डेप्यूटी कमिश्नर जो था शिमला पहाड़ियों को हुआ करते थे वो विलियम हे जो था वो हुआ करते थे। उनका नाम भी ध्यान रखना है, वो विलियम हे जो था वो हुआ करते थे। विलियम हे जो था वो डेप्यूटी स्पीकर हुआ करते थे, डेप्यूटी कमिश्नर हुआ करते थे। और कमांडर ऑफ चीफ जो था वो शिमला पहाड़ियों के एंसन हुआ करते थे। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं? तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं द पीपल ऑफ हिंदूर रिवल्टेड अगेंस्ट हिज मिनिस्टर नरोत्तम। तो बोलते हैं कि नरोत्तम एक वजीर हुआ करता था, उसके खिलाफ विद्रोह किया गया था 1862 में हिंदूर के लोगों के द्वारा। देखो नरोत्तम एक वजीर हुआ करता था, मिनिस्टर हुआ करता था, उसके खिलाफ विद्रोह भी किया गया था 1862 में, परंतु हिंदूर के लोगों के द्वारा नहीं, ये सुकेत के लोगों के द्वारा जो था वो किया गया था। बहुत बार हमने पढ़ा है, परंतु अगर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं दैट मीन की कमियां हैं, प्रैक्टिस करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस हो सकता है उतनी कीजिए। और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था क्योंकि पहले अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। तो पीपल ऑफ सुकेत रिवल्टेड अगेंस्ट हिज वजीर या फिर मिनिस्टर बोल लीजिए नरोत्तम इन 1862। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट। यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में लिख भी दिया है कि पीपल ऑफ सुकेत रिवल्टेड अगेंस्ट हिज मिनिस्टर नरोत्तम इन 1862। नरोत्तम के खिलाफ जो था वो रिवल्ट किया गया था सुकेत के लोगों के द्वारा 1862 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर फिर दिया गया है, धांधी दिया गया है, चालिक दिया गया है। बोलते हैं आर ऑर्नामेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर अलग अलग ऑर्नामेंट्स यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग आभूषण इस्तेमाल किए जाते हैं। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इनमें से जो है वो ये दिए गए हैं हमारे पास कुछ भाग, फर, दांदी हो गया, चालिक हो गया, ये किसके जो है वो कहाँ पर पहने जाते हैं ये, तो ये जो है वो कहाँ पर ईयर में पहने जाते हैं, कान में ये पहने जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। कान के कुछ आभूषण हैं हमारे पास जैसे कि फिर्स हो गया, दीज आर 4 to 5 स्मॉल ईयरिंग्स वोर इन ईच ईयर। 4 से 5 ईयरिंग्स होते हैं, एक कान में ये पहने जाते हैं ऐसे कर कर, मतलब दोनों कानों में पहने जाएंगे 4 से 5 कर कर ऐसे ही। एक बाली होती हैं, बालियाँ तो आपको पता ही है, ये गोल्डन के ईयरिंग्स जो हैं वो होते हैं। एक दांदी कर कर होता है, ये सिंपल ईयर रिंग्स जो हैं वो होते हैं और ये जो है वो हाफ ऑफ इट्स पोर्शन जो है वो कवर करते हैं, क्वाइल्ड वायर की तरह ये होते हैं। एक देदी झुमका कर कर भी होता है। व्हेन ऑर्नामेंट इज विदाउट द बेल्स, ये ऑर्नामेंट्स विदाउट किसी बेल्स के होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं, लटकन टाइप में कुछ नहीं होता है इनमें। और एक चालिक होता है, ये ऐसे ऑर्नामेंट्स होते हैं जो कि सिल्वर के होते हैं और कानों में जो है ये पहने जाते हैं। तो चालिक के बारे में भी पता चल गया। ये सारे के सारे ईयर ऑर्नामेंट हैं जो कान में जो है वो पहने जाते हैं, ईयर ऑर्नामेंट्स हैं, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है जी, तो इतना सब आपको पता चलता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन लोकसभा। तो बोलते हैं कि लोकसभा में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला कौन थी। यहाँ पर लोकसभा पूछा गया है। तो पिछले कल ही हमने मिशन एलाइड में पहला क्वेश्चन ये पढ़ा था लोकसभा का। मैंने राज्यसभा के बारे में भी आपसे पूछा था, तो एक बार फिर से अगर राज्यसभा का नहीं याद रहा है तो कमेंट करके बताइए और लोकसभा का भी कमेंट कर कर बताइए। ये दोनों क्वेश्चन टिप्स पर होने चाहिए और पहली महिला बतानी है, लोकसभा की भी राज्यसभा की भी। ठीक है, वो बता दीजिए जल्दी से आप कमेंट करके। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया हुआ तो टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको वो सारी पीडीएफ्स जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती हैं, वो सारी अपडेट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी वहाँ पर दे दी जाती हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें ताकि हर एक अपडेट, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।